हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज जो है हम जैसा कि आप देख रहे हैं जुडिशियल सिस्टम पे हमने वीडियो प्लेलिस्ट चल रहा है हमारा सीरीज जो है। ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस बना चुके हैं। हम 3 वीडियो जो कॉलेजियम सिस्टम पे हमने किया। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, वो कैसे आया, आपका फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, कॉलेजियम सिस्टम के मेंबर्स क्या होते हैं, वो सबको हमने पहले वीडियो में डील किया। उसके अलावा अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस जो होता है आपका जजेज का, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हो या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेज का अपॉइंटमेंट हो या ट्रांसफर ऑफ जज हो, तो इसको हमने सेकंड पार्ट में कवर किया था, सेकंड वीडियो में डिटेल में, कि कैसे कैसे कॉलेजियम रिकमेंड करता है, कैसे अपॉइंटमेंट प्रोसीजर होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपका। और तीसरा जो हमने लास्ट वीडियो जो किया था, वो मेरिट्स और लिमिटेशन जो था, हमने कॉलेजियम सिस्टम का देखा था कि उसके क्या मेरिट्स है, क्या लिमिटेशंस है, दूसरे देशों में क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, जिसको कि आप आंसर में लिख सकते हैं कि भाई ये सजेशन के तौर पे, वे फॉरवर्ड के तौर पे आपको बहुत बार पूछा जाता है, क्रिटिकल एनालिसिस होता है, उसमें कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आप आगे में लिख सकते हैं कि क्या क्या अलग देशों में काम है, कैसे दूसरे देशों में जुडिशरी का अपॉइंटमेंट होता है, और क्या क्या उसमें और क्या सजेशंस जो हैं दूसरी दूसरी बॉडीज का, जैसे लॉ कमीशन का हमने देखा, डिस्कस किया था, लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के। तो इन सब चीज़ों को हमने ऑलरेडी 3 वीडियो में डिस्कस किया है पहले के इसी प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप बाकी वीडियो को जरूर देखें अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो। इस वीडियो में हम जो है जुडिशियल रिव्यू को देखेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में। जुडिशियल रिव्यू काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कहे हम सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट्स का, जिसमें वो रिव्यू करती है अलग अलग जजमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। इसको लेकर के बहुत बार सवाल भी पूछे जाते हैं, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म को हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो ये सब रिलेटेड है, तो इसको जरूर आप देखें वीडियो को लास्ट तक। इसमें हम जुडिशियल रिव्यू संविधान में क्या क्या प्रावधान है उसको हम देखेंगे, जुडिशियल रिव्यू का टाइप्स क्या क्या होता है ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू, क्यों जरूरी है जुडिशियल रिव्यू, और क्या क्या इश्यूज बहुत बार होते हैं, आप पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर हम देखते हैं, आर्टिकल में बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है इस पावर को, जुडिशियल रिव्यू का। तो ऐसा क्यों है उसको भी हम देखेंगे डिटेल में। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, और वीडियो आपको अच्छा लगे जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो के साथ जुड़ सके और इन चीजों को समझ सके अच्छे से। तो नेक्स्ट जो आपका पहला जो आपका है, मीनिंग क्या होता है जुडिशियल रिव्यू का। तो जुडिशियल रिव्यू जो बेसिकली एज ए डॉक्ट्रिन अंडर विच एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस आर रिव्यूड बाय द जुडिशियरी। तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू, कि बेसिकली एग्जीक्यूटिव यानी कि जैसे आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, कैबिनेट हो गया, उनका डिसीजन, और लेजिस्लेचर जैसे पार्लियामेंट हो गया या स्टेट असेंबली हो गई, उनका जो डिसीजन होता है उसको एक तरह से जुडिशियरी उसको रिव्यू करती है, जिसे कहा जाता है जुडिशियल और रिव्यू। तो एक तरह से आप इसका सिंपल मीनिंग जो है आप डिफिनेशन में लिख सकते हैं, आंसर में, इंट्रोडक्शन के तौर पर। तो ये जो पावर ऑफ कोर्ट्स है टू कंसीडर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एक्ट्स। तो जो भी संविधान, ये जो एक्ट जो पार्लियामेंट लेके आती है या कोई रूल्स लेके आती है, तो उसका संविधान से वो तत्पर है कि नहीं है, संविधान के अनुरूप है कि नहीं है, वो जांचना, ये इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, पावर ऑफ कोर्ट है। एंड डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट वायलेट्स और इनकंसिस्टेंट विद द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो है आपने शायद पढ़ा होगा, हमारा वीडियो भी उसको आप देख सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल जो है, बेसिक फीचर्स जिसे कहा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो कहा जाता है, तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अनुरूप अगर नहीं है तो कोर्ट जो है उसको वायलेट बोलती है, कि संविधान को वायलेट करता है, और उसको वाइड भी करती है कि ये लागू नहीं होगा, ये निरस्त किया जाता है। ये जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी पावरफुल जो है कोर्ट को बनाता है ये। ऑल्सो कॉल्ड इंटरप्रिटेशनल एंड ऑब्जर्वर रोल्स ऑफ इंडियन जुडिशरी। तो इंटरप्रिटेशनल किसका इंटरप्रिटेशन कर रही है, कोर्ट संविधान का। तो संविधान का इंटरप्रिटेशन जो है कोर्ट का काम है, तो वो उस रोल को अदा करते हुए, उस रोल को करते हुए बेसिकली देखती है कि कोई एक्ट जो है वो सही है कि नहीं है। और ऑब्जर्वर रोल, ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्व कर रही है इनका एक्शन, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का एक्शन, कि वही वो संविधान के अनुरूप आपको जो काम दिया गया है, आपको जो पावर दिया गया है, कि आप उससे ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, ये देखना जुडिशरी का काम है, जो कि जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत वो करती है। अब हम आते हैं संविधान में जुडिशियल रिव्यू के बारे में क्या कहा गया है। तो संविधान में जुडिशियल रिव्यू का कोई भी मेंशन नहीं है, अगर हम इस टर्म को कहें तो कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया संविधान में। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि जुडिशियल रिव्यू इज मेंशन इन दिस आर्टिकल और दिस आर्टिकल, तो वो होगा नहीं, किसी भी आर्टिकल में ये मेंशन नहीं है। कुछ प्रोविजन जो है जुडिशियल रिव्यू को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 13, ये जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर का आपका जो चैप्टर है उसके अंदर का आर्टिकल है। फंडामेंटल राइट्स का भी हमारा वीडियो है, जिसको आप देख सकते हैं डिटेल में, सारे फंडामेंटल राइट्स को हमने कवर किए उसमें। तो एनी लॉ विच कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ
द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट शैल बी वायर्ड। तो ये आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस को वायलेट करता है तो वो वाइड होगा या नल वाइड होगा। तो ये इस हिसाब से भी अगर कहें तो जुडिशियल रिव्यू का पावर इनडायरेक्टली मिलता है कोर्ट को कि वो देखे कि कोई कानून जो है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा है, अगर होगा तो वाइड कर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इसके इसके अलावा आर्टिकल 32 और 226 में जो है ये रोल देता है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में, और 226 में आपका हाई कोर्ट को एज ए प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो है रिट्स का है आपका फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में ही इसके बारे में है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स आपने शायद सुना होगा, और आपने अगर नहीं जाना इसको तो आप वीडियो देख सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो रिट्स जो है इसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है और हाई कोर्ट जो है वो रिट्स इशू करती है। तो उसको जो है आर्टिकल 32 में ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत ये पावर हाई कोर्ट को दिया गया है कि वो एज ए रिट्स इशू कर सके और प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स की तरह काम करे। आर्टिकल 251 254 की अगर हम बात करें तो अगर इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लॉ शैल बी वायर्ड। तो ये इसी तरह के और भी कुछ आर्टिकल्स है कि भाई यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा, तो ये देखना भी कोर्ट का काम है कि भाई दो कानून अगर एक ही चीज पे बने हैं तो किसको हम मान्यता दें, तो ये कोर्ट डिसाइड करता है जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत। इसके अलावा 245 में कहा गया कि टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या होगा आपका पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का। जैसे कि पार्लियामेंट की अगर बात करें तो आप पूरे देश के लिए कानून बना सकते हैं, स्टेट की बात करें तो वो आप स्टेट के जुरिडिक्शन में आपका कानून चलेगा। तो अगर कोई वायलेट करता है तो ये भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत कोर्ट जो है इसको देखती है और उस पर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकती है। आर्टिकल 246 में सब्जेक्ट मैटर डिसाइडेड है कि यूनियन लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या है, कंकरेंट लिस्ट में क्या है। इसके हिसाब से ये जो मैं थोड़ा बता देता हूँ ब्रीफ में। यूनियन लिस्ट मतलब इसमें जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं इस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, सेंटर को है। कंकरेंट लिस्ट में जो है आपका इसमें जो कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, सेंटर और स्टेट को। स्टेट लिस्ट में जो कानून बनाने सब्जेक्ट है उसका कानून बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर को है। लेकिन कुछ केसेज में जैसे इमरजेंसी अगर है उस केसेज में या फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ये डिटेल है आपका, डिटेल में यहाँ बता नहीं पाऊंगा। तो कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन है या फिर मान लीजिए राज्यसभा पास करती है आपका, तो ये सब कुछ केसेज में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी, लेकिन कानून किसका वैलिड होगा अगर दोनों में प्रॉब्लम है, कंफ्लिक्ट है, तो वो होगा आपका यूनियन का। तो ये सब्जेक्ट्स है, तो ये बेसिकली संविधान में बताया गया है। तो अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है तो वो मैटर कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है यूज करेगा और वो बताएगा कि भाई किसका सही है किसका नहीं है। आर्टिकल 131 से 136 की बात करें तो कोर्ट को पावर है एजुकेट डिस्प्यूट्स, but the court may be required to interpret the constitution. Interpretation given by supreme court become final and obeyed by all courts. तो डिस्प्यूट जब रिजॉल्व करती है सुप्रीम कोर्ट बेसिकली स्टेट्स के बीच में या स्टेट और सेंटर के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट उस समय जो संविधान में लिखे गए आर्टिकल से शब्द हैं उसको इंटरप्रेट करती है कि भाई आज के समय में उसका क्या मतलब है, इस डिटेल में क्या मतलब होना चाहिए। इसके लिए वो बहुत देखती है कि संविधान कैसे बनाया गया, उन समय क्या सोच थी, उनके पीछे आइडियल क्या है, प्रियम्बल में क्या है। तो उस सब चीजों को देखकर एक सुप्रीम कोर्ट एक इंटरप्रिटेशन करती है संविधान का, और वो जो इंटरप्रिटेशन है वो फाइनल होता है और सभी कोर्ट को उसको मानना होगा। साथ ही साथ पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेचर हो, स्टेट का या सेंटर का या एग्जीक्यूटिव हो, उसको भी इसको मानना होगा। ये सारा जुडिशियल रिव्यू के अंदर ही आता है आपका। 372(1) जो है स्टेब्लिश जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन। तो संविधान बनने के पहले या कुछ कानून था, जैसे ब्रिटिश समय में कानून था, तो उसको वो अभी भी हमारे देश में बहुत सारे कानून वैसे चल रहे हैं, तो उसका जो जुडिशियल रिव्यू करना कि क्या अभी के समय में उसको कैसा है, सही है, गलत है, तो उसमें क्या इंटरप्रिटेशन होगा, तो वो सब भी सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास ये पावर है आपका। तो ये जुडिशियल रिव्यू क्या क्या आर्टिकल बेसिकली इनडायरेक्टली, जैसे मैंने कहा इनडायरेक्टली जो है कौन कौन से आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू का पावर देते हैं वो हमने देखा। डायरेक्टली जो है कोई भी आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं देता है, कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इसको आप ध्यान में रखें। अब हम आते हैं जुडिशियल रिव्यू थ्रू कोर्ट एक्शन। तो कोर्ट ने कैसे इसको और ऊपर लेके आए जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट के केसेज का हम बात करेंगे। तो जुडिशियल रिव्यू इज कंसीडर्ड बेसिक स्ट्रक्चर इन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका शुरू हुआ था केशवानंद भारती केस से, ये आपने शायद सुना होगा पॉलिटिक्स के समय पढ़ने समय। केशवानंद भारती केस में ये पहली बार एक तरह से कह सकते हैं उभर के आया था बेसिक स्ट्रक्चर डिटेल में। तो बेसिक स्ट्रक्चर का ही है ना, में बहुत सारी चीजों जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी भी उसमें कोर्ट जो है ऐड करते जा रही है कि बेसिक स्ट्रक्चर ये भी है, ये भी है।
तो बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशियल रिव्यू को भी इन्होंने रखा कोर्ट ने। ये इंदिरा गांधी वैसे राजनारायण केस का बात है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब जुडिशियल रिव्यू को आप पार्लियामेंट जो है किसी भी आर्टिकल से या किसी भी कानून से उसको हटा नहीं सकता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर एक डिटेल चीज है जिसको हम डील करेंगे, हमारा वीडियो है ऑलरेडी। उसके अलावा सुओ मोटो केसेज और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन विद द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई मतलब होता है कि जिसका जो ग्रीवांस है, मान लीजिए आपका इशू है, आप एक विक्टिम है, तो आपको खुद जाके वो फाइल करना पड़ेगा केस, आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई, लेकिन पीआईएल में कोर्ट में कहा कि भाई लोकस स्टैंडाई की जरूरत नहीं है। अगर कोई एग्रीड पर्सन है तो उसके बिहाफ में कोई एनजीओ या कोई दूसरा पर्सन भी पिटिशन फाइल कर सकता है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। तो पब्लिक इंटरेस्ट मतलब ऐसा पिटिशन जिसमें कि ज्यादा से एक बड़ी सोसाइटी का जो उसमें ग्रीवांस छिपा हो। मान लीजिए किसी यहीं पे मान लीजिए प्लांट लग रहा है कोई ना, जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो एक सोसाइटी को, उस कम्युनिटी को, उस एरिया को पूरी तरह से अफेक्ट करेगा। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हर आदमी को, वहां के लोगों को, हर घर के लोगों को जाके कोर्ट में पिटिशन दायर करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। कोई एनजीओ या कोई भी संस्था जो है उस चीज के बदले में एक पिटिशन डायल कर सकती है अंडर पीआईएल, तो उसे कहते हैं पीआईएल। तो लोकस स्टैंडाई का इसमें कोर्ट ने हटा दिया पीआईएल के केस में। अलाउड जुडिशरी टू इंटरवीन इन मैनी पब्लिक इश्यूज इवन व्हेन देयर इज नो कंप्लेंट फ्रॉम एग्रीड पार्टी। जैसा मैंने कहा, एग्रीड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता पीआईएल में। और सुओ मोटो केसेज भी बहुत बार कोर्ट लेती है, जैसे कि अभी हमने कोविड के केस में भी देखा, सुओ मोटो जो है कोर्ट जो है केस लेती है अगर उनको लगता है कि न्यूज में कुछ केस आ रहे हैं जिसपे कि कोई पिटिशन दायर नहीं किया गया, तो उसमें सुओ मोटो मतलब कोर्ट अपने आप जो है खुद ही केस रजिस्टर करेगी और खुद ही इस पर सुनवाई स्टार्ट करेगी। तो इससे जो है कोर्ट को एक तरह से जुडिशियल रिव्यू का पावर मिलता है इससे भी, कि वो अगर किसी ने कंप्लेंट फाइल भी नहीं किया है या कोई एक्ट मान लिया पार्लियामेंट का नहीं भी आया है, तो उस केस में भी पीआईएल के थ्रू या सुओ मोटो जो है वो कोर्ट जो है जुडिशियरी रिव्यू कर सकती है किसी भी कानून को, किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन को भी, मतलब ब्यूरोक्रेसी ने या मिनिस्टर ने किसी ने कोई एक्शन लिया है तो उसको भी वो रिव्यू कर सकती है। इसके अलावा आईआर कोहलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 9 शेड्यूल एक है, जैसे हम जानते हैं संविधान के बाद जो संविधान कुछ चैप्टर्स है, उसके बाद कुछ शेड्यूल्स हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड शेड्यूल, आपका 7 शेड्यूल जैसे लिस्ट है आपका, तो 10th 11th शेड्यूल में आपका जो है 11th शेड्यूल में आपका पंचायत के बारे में, म्यूनसिपैलिटी के बारे में। तो उसी तरह 9th शेड्यूल में जो है ये पहले का आपका है, शुरू में जो पार्लियामेंट ने 9th शेड्यूल ऐड किया था बाद में, इसमें जो कानून अगर आप रखते हैं, पार्लियामेंट का कहना था कि जो भी कानून 9th शेड्यूल रखा जाएगा उसको जुडिशियल कोर्ट जो है उसको रिव्यू नहीं कर सकता है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकता कोर्ट, ये पार्लियामेंट का कहना था। लेकिन कोर्ट ने कहा आपका इस केस में, आईआर कोहलो केस में, कि अप्रैल 24 और 1973 के बाद अगर कोई भी कानून को, एक्ट को पार्लियामेंट ने 9th शेड्यूल में रखा है, तब भी सुप्रीम कोर्ट के पास वो अधिकार होगा कि उसको वो रिव्यू कर सके, उसको वो देख सके कि वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। तो इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में इस डेट के बाद जो ऐड हुए हैं। ये डेट क्यों अहम है? अभी डेट का रिलेशन है आपका केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस का जजमेंट इसी दिन आया था, तो इसके बाद जो है बेसिक स्ट्रक्चर का एक जो फॉर्मूला आया, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बाद जो है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जुडिशियल रिव्यू, इसके बाद कोई भी कानून अगर आपने रखा है 9th शेड्यूल के अंदर भी, तो वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है, उसको देख सकता है, और उसको अगर उनको लगता है कि गलत है कानून, संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी ठहरा सकता है। ठीक है, तो ये एक्शन, कोर्ट के एक्शन के थ्रू हम कैसे जुडिशियल रिव्यू आया उसको हमने देखा अभी। कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन से इनडायरेक्टली आया, कुछ जो है कोर्ट ने खुद ही जो अपना जजमेंट के थ्रू इसको लेके आई जुडिशियल रिव्यू के फंक्शन को। अब टाइप्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात करें हम, तो किस तरह से जुडिशियल रिव्यू होता है, क्या क्या टाइप्स है। तो लेजिस्लेटिव एक्शंस का जुडिशियल रिव्यू, लेजिस्लेटिव एक्शन मतलब जैसे मैंने कहा कानून जो लेजिस्लेचर ने पास किए, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट असेंबलीज हो, जैसे कि एनजीएसी एक्ट को संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया था, निरस्त कर दिया था, नलिफाइड कर दिया था। सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट हमने सुना था पहले। तो ये सब है, और भी बहुत सारे हैं केसेस। रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है कि कोई ब्यूरोक्रेसी ने, कुछ मिनिस्ट्री ने, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने या स्टैट्यूटरी बॉडी ने कुछ एक्शन लिया हो, कोई काम किया हो, कोई गाइडलाइन लेके आई हो, वो अगर उनको लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन अगेंस्ट है, उसको भी कोर्ट जो है रिव्यू कर सकता है और उसको भी कैंसिल कर सकता है। ये कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू के अंदर में।
जैसे कि सीबीआई का रोल देखना, इलेक्शन कमीशन को और मजबूत बनाना, बहुत सारे केसेज में अगर हम देखते हैं इम्पोजिशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी, ये बहुत बार आपने देखा होगा। स्टेट इमरजेंसी जो लगाई जाती है तो बहुत बार कोर्ट में जब जाता है मैटर, तो इस कोर्ट जो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन को कैंसिल कर देता है कि भाई ये जो स्टेट असेंबली आपने लगाई है वो कानून जो संविधान में है उसके अनुरूप आपने नहीं लगाया है, रूल प्रोसीजर आपने फॉलो नहीं किया है। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को रिव्यू करना। और जुडिशियल डिसीजंस को भी रिव्यू करती है कोर्ट जो है। जैसे कि मान ली लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया तो उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है, और लगता है कि गलत डिसीजन लिया गया कोर्ट के द्वारा, लोअर कोर्ट के द्वारा, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कर सकती है, डिसीजन को रद्द भी कर सकती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की छोटी बेंच अगर कोई डिसीजन लेती है तो उसकी लार्जर बेंच, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो गया, 5 जजेज बेंच हो गया, 7 जजेज बेंच हो गया, तो वो उसको लार्जर बेंच जो है उसको रिव्यू करने का उसके पास अधिकार है। और रिव्यू करके उसको लगता है कि वो डिसीजन कोर्ट का जो है सही नहीं था, जजमेंट सही नहीं था, तो उसको वो कैंसिल कर सकती है, निरस्त कर सकती है और नया डिसीजन दे सकती है। तो चेंजेज इन प्रीवियस डिसीजन ऑफ जुडिशियरी इटसेल्फ, तो जुडिशियरी मतलब आप समझे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, नीचे वाले कोर्ट्स, हायर कोर्ट्स हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, इसका डिसीजन कर सकती है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारी 2 जज बेंच है, उसने कोई डिसीजन दिया तो इसके ऊपर 5 जज बेंच इसको रिव्यू कर सकती है, या 3 जज बेंच, मतलब जो भी है 7 जज बेंच हो गया आपका, जो मतलब कि हायर जज बेंच जो है, ज्यादा जजेस जो है उसको रिव्यू कर सकते हैं और डिसीजन को देखेंगे कि सही जजमेंट था कि नहीं था। जैसे गोलकनाथ केस में हुआ, बैंक नेशनलाइजेशन केस में था आपका, मिनर्वा मिल्स केस, प्रीवी बस केस, तो ये सारा बेसिकली बहुत सारे केस है जिसमें जुडिशियरी ने अपने ही पुराने डिसीजन को बाद में रिव्यू किया और उसको चेंज किया। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्यों इतना खास है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पहला, इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान की सुप्रीमेसी के लिए जरूरत है, क्योंकि संविधान के अनुरूप ही सारा कारोबार होना चाहिए देश में। तो संविधान के अनुरूप अगर कोई डिसीजन, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो चाहे वो लेजिस्लेचर का हो, अगर नहीं है तो उसको देखना, उसको रिव्यू करना, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर नहीं है तो वाइड करना, ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। इससे संविधान की जो सुप्रीमेसी है वो बनी रहती है। इसेंशियल फॉर चेकिंग द पॉसिबल मिसयूज ऑफ पावर बाय लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तो अगर मिसयूज कोई पावर कर रहा है, मान लीजिए कानून आप बनाने का आपको अधिकार ही नहीं है, या जो कानून आपने बनाया है वो किसी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो मिसयूज अगर आप कर रहे हैं पावर को, तो उसको चेक करने का पावर, चेक करने का प्रोसीजर जो है वो है जुडिशियल रिव्यू आपका। प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, तो ये हमने देखा अभी, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट आप करके कोई कानून नहीं ला सकते हैं, कोई आप एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं ले सकते हैं। फेडरल बैलेंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ये भी हमने देखा कि लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है, जिसका जो जुडिक्शन है, अगर पार्लियामेंट का जुडिक्शन तो पार्लियामेंट कानून बनाएगा, स्टेट का जुडिक्शन तो स्टेट जो कानून बनाएगा, जो लिस्ट में सब्जेक्ट है उस पर वही कानून बनाएगा, जो इसके स्टेट लिस्ट है तो स्टेट बनाएगा, सेंटर है तो सेंट्रल लिस्ट बनाएगा। तो ये फेडरल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी बहुत जरूरी है जुडिशियल रिव्यू। इसेंशियल फॉर सिक्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जुडिशरी अपने आप डिसीजन, जो अपना डिसीजन भी रिव्यू कर सकती है, दूसरे का डिसीजन भी रिव्यू कर सकती है। तो जुडिशरी पे दबाव ना हो, इंडिपेंडेंस हो, इसके लिए भी जुडिशियल रिव्यू काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंट्स टायरनेरी ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव को गलत डिसीजन ना ले, मिसयूज ना करे, मोनोपोली नहीं करे, उसको देखने के लिए बेसिकली जुडिशियल रिव्यू काम आता है। और हम आते हैं कुछ इश्यूज भी है जुडिशियल रिव्यू के साथ साथ, बहुत बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, आर्टिकल्स में, क्रिटिसिज्म होता है जुडिशियल रिव्यू के पावर का। पहला जो आपका, लिमिट द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, तो फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अगर डिसीजन दे रही तो उसको रोकना, उसको टोकना, उस पर डिसीजन देना, ये बेसिकली जुडिशियल रिव्यू के कारण फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट को भी हैम्पर करता है। इट इज ओनली परमिसिबल टू एक्सटेंट ऑफ फाइंडिंग इफ द प्रोसीजर इन रीचिंग द डिसीजन हैज बीन करेक्टली फॉलोड और नॉट, नॉट द डिसीजन इटसेल्फ। तो आपको जो कोर्ट को देखना चाहिए वो देखना कि प्रोसीजर आपने फॉलो किया कि नहीं। मैं ये कानून बनाया लेजिस्लेचर में, आपने सही से बिल को पेश किया कि नहीं किया, सही डिसीजन से, सही मेजोरिटी से पास हुआ कि नहीं हुआ, ये देखना बेसिकली आपको चाहिए, ना कि आप पॉलिसी में ही चले जाए कि भाई पॉलिसी सही है कि नहीं सही है। ये तरह से फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको हैम्पर करता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक तरह से कह सकते हैं एक्सपर्ट है उस फील्ड में, तो उसको डिसीजन लेने देना चाहिए पॉलिसी को लेकर के, ना कि जुडिशरी को। Repeated intervention of courts can diminish the faith of the people in the integrity, quality and efficiency of government। तो अगर रिपीटेड, मान लीजिए कोई कोर्ट जो है अलग अलग हमारी पार्लियामेंट के डिसीजंस में एक्ट को वायलेट करता है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है बार बार, इससे क्या होगा, लोगों का फेथ को, कि लोगों ने ही चुनी है सरकार को, लोगों के प्रतिनिधि है वो बेसिकली जो सरकार है, तो लोगों का फेथ जो है उस पर डिमिनिश होता है, उस पार्टी पे या उन लोगों पे, मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर पे, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं गलत कर रहे हैं, तभी जो कोर्ट है उसको बार बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा रहा है। तो इस तरह से ये गलत है, बेसिकली कोर्ट को अपना इंटरवेंशन जो है वो कम रखना चाहिए जुडिशियल रिव्यू को लेकर के। जुडिशियल रिव्यू कैन हार्म द पब्लिक एट लार्ज एज द जजमेंट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल और सेल्फिश मोटिव।
इसके अलावा ये भी आता है कि भाई जो जजेज हैं ऑब्वियस सी बात है कि इंडिविजुअल है, तो हो सकता है उनका पर्सनल जो मोटिव हो उसके पीछे हो सकता है किसी जजमेंट को गलत ठहराने का या सही ठहराने का। सेल्फिश मोटिव भी हो सकता है। अभी हाल के दिनों में अगर हम देखें 2-3 सालों में, तो ये काफ़ी जो है एलिगेंसेस जो है जुडिशरी के ऊपर ही लगे हैं, जजेस के ऊपर भी लगे हैं कि भाई आपने जो है सेल्फिश मोटिव से बहुत सारा काम किया है। तो इस चीज़ों को भी एक तरह से पब्लिक का जो फेथ है जुडिशरी में, वो भी कहीं न कहीं कमज़ोर होता है, अगर ऐसे रिपीटेड इंटरवेंशंस अगर हम देखने को मिलता है हमको तो। इसके अलावा इट वायलेट्स द लिमिट ऑफ द पावर सेट टू बी एक्सरसाइज बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पावर का लिमिट है व्हेन इट ओवरराइड्स एन एग्जिस्टिंग लॉ, तो जो पावर आपने सेट किया है उसको भी कहीं न कहीं बहुत बार कोर्ट जो है उसको ओवरराइड करता है, बहुत बार डिसीजन ऐसा होता है। कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट अधेयर्ड टू स्ट्रिक्टली। सेपरेशन पावर क्या कहता है, भाई आप जो अपना जुडिशरी जो रिव्यू करेगा, लेकिन बहुत बार क्या होता है जुडिशरी जो पॉलिसी डिसीजन दे देती है कि नहीं आप ऐसा पॉलिसी लेके आए, इस पॉलिसी में आप ये चीजें करें। तो ये जो डोमेन है वो एग्जीक्यूटिव का है या लेजिस्लेचर का है, जिसको कि आपको सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसको आप हैम्पर कर रहे हैं। जैसे आपने कह दिया कि भाई आपको एफआईआर रजिस्टर करें, ये जो है एफआईआर करना ना करना ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव का काम है। डीसी कैन नॉट इंटरफेयर इन पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड पॉलिसी मैटर्स, जैसे मैंने कहा अभी इसमें। तो पॉलिसी मैटर्स में आपको या पॉलिटिकल क्वेश्चंस में आपको इंटरफेयर नहीं करना, आपको देखना है कि वो प्रोसीजर सही से फॉलो हुआ कि नहीं है, या जिसने कानून लेके आया है या जो भी रूल्स लेके आया है वो उसके डोमेन में है भी कि नहीं है। ये देखना काम है जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आपको। ये नहीं देखना है आपको कि भाई वो पॉलिसी जो है वो सही है या गलत है। ये क्योंकि पॉलिसी की इंटीग्रिटी में आपको अंदर में पॉलिसी के पॉइंट्स को आपको नहीं देखना है। बेसिकली आपको देखना पॉलिसी में जो लेके आया गई है वो सही तरीके से लाया गया है कि नहीं है। तो बहुत बार होता है, जैसे मैंने कहा इसमें कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है कि भाई जुडिशरी का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो रूल्स बनाए, सबऑर्डिनेट रूल्स बनाए, कानून लेके आए। तो वो चीज आपको रखना चाहिए कि पॉलिसी मैटर जो है वो किसी और का काम है, हमारा काम देखना है कि वो रूल्स संविधान के हिसाब से आपने फॉलो किया कि नहीं किया। तो फ्रेंड्स ये था आपका जुडिशियल रिव्यू का। और ऑलरेडी हमने जैसे कहा कुछ वीडियोज हमने अपलोड किए हैं जुडिशियल सिस्टम पे, कॉलेजियम सिस्टम पे लेकर अपॉइंटमेंट को लेकर के, उसको आप जरूर देखें। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में आप शेयर करें, सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें। और इसके साथ अलावा आप जो है यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो इकोनॉमी का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका बेसिक्स जो है एनसीईआरटी जो है उसको हमने अलग अलग वीडियोज में डील किया है। इंडियन इकोनॉमी को हमने डील किया है, बैंकिंग सिस्टम हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत जो हम लोग सब पढ़ते हैं, तो उसको हमने काफ़ी डिटेल में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उसको हमने डील किया है। तो इन सब चीज़ों को जरूर आप है ना देखें, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको अलग अलग टॉपिक्स पे जो है प्लेलिस्ट है, अलग अलग वीडियोज़ हैं जिसको आप जरूर देखें और लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।